नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाई। इसी बीच भाजपा ने यूपी में अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए पार्टी के सभी नए और पुराने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव रहने का निर्देश दिया है। पार्टी के संगठन राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने के लिए कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और उन्हें मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएं। हालांकि इस मीटिंग का क्या असर होने वाला है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या असर होने वाला है इस मीटिंग का? देखिए, ये मीटिंग जो है ये एक दिन की नहीं है। BL संतोष 2 दिन के दौरे पर गए हैं उत्तर प्रदेश, और ये मीटिंग की शुरुआत है। इसके बाद एक और मीटिंग हुई, वो इंटरनल मीटिंग थी कैबिनेट मिनिस्टर की, जिसमें डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही ब्रजेश पाठक और CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। भूपेंद्र चौधरी को भी बुलाया गया था और राधा मोहन सिंह, जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे। और जो शाम के बाद की मीटिंग हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, क्योंकि जो पहले मीटिंग दोपहर में हुई थी उस मीटिंग में तो एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि इन लोगों को जो क्लस्टर बनाया गया है, 21 क्लस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसको उसके अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आप अपने क्षेत्रों में कैसे भारतीय जनता पार्टी के आधार को और मजबूत करें। उसमें कुछ निर्देश दिए गए, जैसा कि योजनाओं के बारे में था कि केंद्र सरकार की योजनाएं, जितनी भी मोदी सरकार की योजना है, जिसका फायदा पिछले बार विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुई थी, और वो फायदा ऐसे हुई थी कि जितने लाभार्थी वर्ग, एक भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया था लाभार्थी वर्ग का, जो जाति धर्म से ऊपर, जिनको सरकार की योजनाओं से फायदा मिला है, और उन लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। वो वोट जो था वो जाति धर्म के आधार पर नहीं था कि फला जातियां हैं जो BSP में है, कुछ सपा में है, कुछ कांग्रेस के साथ है, कुछ भाजपा के साथ है, कुछ रीजनल पार्टियों के साथ है। ये जातीय के आधार पर नहीं था। जाति और धर्म से ऊपर उठकर इन लोगों ने काम के आधार पर वोट दिया था, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेज आए थे। इसलिए BL संतोष ने जो पहली बैठक ली उसमें कहा है कि 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नए काम किए हैं और उससे जो लोगों को फायदा मिला है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और उसको पहुंचाने का तरीका यही है कि आप लोग एक एक योजनाओं के लिए एक टीम बनाएं। अगर उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना से सरकार बताएगी, उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी कि कितने लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत फायदा मिला है। अब आपका काम ग्राउंड में शुरू होता है, और ग्राउंड में जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर, घर घर में जाकर उनसे पूछिए कि आपको उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिले हैं उससे कितना फायदा हुआ है। क्या पहले आप ये उम्मीद कर सकते थे कि हम गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे मार्केट से, हम इसका उपयोग कर पाएंगे? तो ये इस स्कीम का फायदा उन लोगों के दिमागों में बिठाना है। उसी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो PM मोदी ने एक नया आइडिया लाया कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगी, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना होती है, महिलाओं के लिए पेंशन योजना होती है, विधवा पेंशन योजनाएं होती है, ऐसे ही युवाओं के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उस योजनाओं का भी लोगों तक पहुंचाना है कि कितना फायदा मिला है। साथ ही जो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार कुछ काम कर रही है, और केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है, जैसे मनरेगा का फंड होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होता है। ये दोनों केंद्र में अगर सरकार होगी और राज्य में सरकार अगर दूसरी पार्टी की होगी, तो उससे कन्फ्रंटेशन, जो विवाद पैदा हुआ है, उसका उदाहरण भी दो। ये बताओ कि कैसे केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में भी
पीएम आवास योजना के तहत पैसे भेजे, मनरेगा के लिए पैसे भेजे, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? ममता बनर्जी की सरकार ने पूरे फंड को डाइवर्ट किया। पीएम आवास की योजना के तहत जो पैसे भेजे गए, उन पैसों का इस्तेमाल दूसरे जगह किया गया। मनरेगा के तहत जो पैसे भेजे गए, उसका इस्तेमाल दूसरे जगह किया गया, जिसके कारण पीएम आवास योजना के तहत जिन लोगों को घर मिलना चाहिए उसे नहीं मिला, बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घर आवंटित किया गया। यह बताओ उदाहरण देके कि किन किन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है तो वहां विकास की गति कैसी है। जहां पर केंद्र में सरकार मोदी की और वहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां कितनी समस्याएं हो रही है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाती है। यानी कि केजरीवाल का भी उदाहरण दो, ममता का उदाहरण दो, और इन संगठन के लोगों को ये सारे निर्देश दिए गए कि ग्राउंड लेवल पर तो आप ही लोग काम करोगे। उसके बाद जो बैठक हुई, वो बैठक थी मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, पदाधिकारियों के साथ, बड़े नेताओं के साथ। उस बैठक में स्ट्रेटजी जो बनाई गई, उसमें एक कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर स्ट्रेटजी थी। सीएम और डिप्टी सीएम से बात की गई कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 नेता अभी जो पीएम मोदी के साथ जुड़े हैं, जो अमित शाह से मिले हैं, उनको कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। उसमें एक है ओम प्रकाश राजभर। अभी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने एनडीए में आने का अनाउंस किया, उसके बाद एनडीए की बैठक में भी वो शामिल हुआ और पिछली बार भी वो मंत्री रहे थे। इस बार जो कैबिनेट एक्सपेंशन, कैबिनेट विस्तार हो, उसमें ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरे एक और नेता अभी समाजवादी पार्टी छोड़कर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भाजपा में जाने के लिए उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और वो हैं दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान पहले भी मंत्री थे, लेकिन वो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। वो समाजवादी पार्टी में चले गए, उसके टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए, लेकिन फिर उनका मोह भंग हो गया अखिलेश यादव से। वो वापसी किए, घर वापसी के लिए उन्होंने क्या किया, विधानसभा से इस्तीफा दिया। अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन विधान परिषद के सदस्य बनाए जा सकते हैं। और अगर किसी सदन के सदस्य नहीं है तो भी 6 महीने तक तो मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के बीच उपचुनाव का घोषणा होगा और उपचुनाव के घोषणा के बाद वो विधानसभा सदस्य भी बन सकते हैं, या फिर उनको अगर विधान परिषद के रास्ते लाना होगा तो वहां से भी व्यवस्था की जाएगी। किसी को त्याग पत्र देना होगा तो वो त्याग पत्र भी देगा, सौंपेगा। ये बात हुई कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर। और फिर एडजस्टमेंट की बात हुई कि कैबिनेट में कुछ और नेताओं को जो कि हमारे जातीय समीकरण के अनुकूल हो, क्योंकि आप जो चुनावी राजनीति में जाते हैं तो आपको ये आदर्शवादी बातें करके चुनाव जीतने में मदद नहीं मिलेगी कि आदर्शवादी बातें कर रहे हैं, हम जातीय आधार पर चुनाव नहीं करते हैं, हम धर्म और जाति को चुनाव में मुद्दा नहीं बनाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इन बातों का, सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक समीकरण का ध्यान न रखे तो समाजवादी पार्टी और बसपा ये समीकरण बनाना छोड़ नहीं देगी। और इसलिए उसमें इस बात के लिए भी बातचीत हुई कि कैसे हम सोशल इंजीनियरिंग में दूसरी पार्टियों को मात दे सकते हैं, एनडीए का कुनबा बढ़ा सकते हैं। इसमें 3 पार्टियां और जो है वो एनडीए में शामिल होने वाली है। जैसे पहले सुभाषपा शामिल हुई, निषाद पार्टी शामिल है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल शामिल है, लेकिन अब महान दल को भी साथ में लाने की बात की जा रही है, जो कि मौर्यों की पार्टी है, केशव देव मौर्य की पार्टी है। और इसलिए महान दल को भी साथ लाने के प्रयास किया जा रहा है। 2 और पार्टियों से बातचीत चल रही है, जब फाइनल होगा तो वो भी अपने अपने क्षेत्र के साथ, अपने अपने बेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। यानी कि एनडीए का कुनबा बढ़ाने के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन। और तीसरे स्तर पर जो बात हुई वो मिशन 80 को लेकर थी
कि हम जब 80 की 80 सीटें हमें चाहिए और इस बार 80 सीटें चाहिए तो इसके लिए ग्रासरूट लेवल पर काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस पर देना है, उसमें वो उन सीटों को देखा गया जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। सबसे पहले तो बात की गई उन 16 सीटों की, यानी 10 सीटों पर पिछली बार चुनाव जीतने में कामयाब रही थी मायावती, 5 सीटों पर चुनाव जीते थे ये जो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता, और 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी यानी सोनिया गांधी की सीट। राहुल गांधी को तो वहां से हार का सामना करना पड़ा था। तो ये 16 सीटें जो है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा था, और उसके बाद 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें भाजपा को वो सीटें मिल तो गई, अखिलेश यादव दोनों सीट हार गए, रामपुर और आजमगढ़ की, लेकिन फिर भी उन दोनों सीटों पर कभी भी समीकरण बदल सकता है। इसलिए 16 की 16 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी थी, वहां के लिए एक नई रणनीति बनानी चाहिए। और इन 16 सीटों पर हारने वाली सीटें थी, लेकिन 2 और सीटों पर चर्चा हुई, और वो 2 और सीट थे वरुण गांधी और मेनका गांधी के। इन दोनों सीटों पर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। वरुण गांधी को लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट न दे, मेनका गांधी को भी ऐसा लगता है। तो इसलिए इन लोगों की सीटों को भी इंक्लूड किया गया है कि यहां हम अगर दूसरे प्रत्याशी को उतारेंगे, क्योंकि यह लगभग तय है कि इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है कि चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल भी हो, सांसद हो, विधायक हो, तो उसे पार्टी से बाहर मत निकालो, चुनाव का इंतजार करो। जैसे पहले कीर्ति झा आजाद के बारे में हुआ, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता के बारे में हुआ, जब वो पार्टी विरोधी गतिविधि अपनाते रहे, मोदी के खिलाफ बोलते रहे, फिर भी पार्टी से नहीं निकाला, बल्कि 2019 के चुनाव में टिकट ही नहीं दिया और शत्रुघ्न सिन्हा को दूसरे पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन यहां पर भी यही बात है कि इन दोनों पर अब भरोसा न करो, इन दोनों सीटों पर भी इस तरीके से ध्यान देना है कि अगर वरुण और मेनका को समाजवादी पार्टी टिकट दे, बसपा टिकट दे या कांग्रेस टिकट दे, तो हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि मल्टी लेवल मीटिंग हुई है ये एक दिन के अंदर, दूसरे दिन और बैठकें होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टारगेट रखा है कि हम कम से कम यहां पर जो पिछली बार 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 2 सीटें अपना दल की थी, यानी कि एनडीए को जो 64 सीटें मिली थी उसे बढ़ाकर 80 करो, क्योंकि इस बीच स्थितियां बदली है और हम पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। जिन राज्यों में सेचुरेशन की स्थिति है, यानी कि अगर राजस्थान में सारी की सारी सीटें भाजपा के पास है, गुजरात में सारी सीटें भाजपा के पास है, अगर मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास है, तो वहां 2-4 सीटों का नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में सेचुरेशन में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, भाजपा के पास अभी आधार बढ़ाने के लिए है। इसीलिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी अकेले 75 सीट और सहयोगी पार्टियों को 5 सीट जीतने के लिए तैयार कर रही है, यानी मिशन 80 की तैयारी है। और इसलिए बीएल संतोष, जिनका संगठन पर बेहतर पकड़ माना जाता है, पिछली बार जब दिक्कतें हुई थी मौर्य के साथ योगी आदित्यनाथ की, तो उस समय भी यहां पर बीएल संतोष को लगाया गया था, और इस बार भी सारी परेशानियों को दूर करके बीएल संतोष मैदान में उतरे हैं, मोदी और शाह से मिलकर गए हैं। इसलिए वहां पर जाकर उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनानी शुरू की है, उससे अखिलेश, माया और कांग्रेस तीनों को बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो बीजेपी की मिशन 2024 की तैयारियां जोर शोर से चल रही। इसी सिलसिले में बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और सभी के साथ मिलकर उन्होंने जो चुनावी खाका खींचा है, उम्मीद है कि उसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिलेगा और बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।